कि तमाम जितने गठबंधन थे, तमाम षड्यंत्र के बावजूद भी जनता ने पहले से 18,000 ज़्यादा वोट दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि एक 12वीं का सरकारी स्कूल नहीं था। 16 लाख की आबादी लौनी की है। लौनी अपने आप में एक पूरा देश है। पूरे देश के लोग लौनी में, दिल्ली नज़दीक होने के कारण ज़मीन सस्ती थी तो वहाँ बसे। पुलिस की कोई हैसियत नहीं होती थी। एसडीएम को बांध के पीटा गया, दरोगा का हाथ काट दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो ऐसा तांडव था कि 12 साल की बच्ची को उठा के बलात्कार कर दिया। 1000 पोस्टर छपवाए। हमको किसी ने टिकट नहीं दिया किसी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। तो लगातार सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम, इस तरह के जो बिल लगातार हिंदुओं के विरोध में काम जो चल रहा था, तो उससे हमारे मन में कहीं ना कहीं बहुत टीस थी। और जो माफिया थे उनका बयान आया कि जमानत जब्त होगी, डमी कैंडिडेट है। आज अच्छी बात यह है कि जिस लौनी में 6 मर्डर एक दिन में व्यापारियों के हुए थे, उस लौनी में आज पिन ड्रॉप साइलेंट है। बहन बेटियां रात को निकलती हैं। बड़ी बात ये रही, इस बार जब एयरपोर्ट भी डूब गया तो लौनी में जलभराव नहीं हुआ। लौनी मैं समझता हूँ कि एक बड़ा हब होगा शॉपिंग का भी, और उन्होंने कहा भी है कि अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, अब सीधा टर्मिनेट होगा। दिल्ली के अंदर 20 लाख रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, जो आतंकी हैं, जो दिल्ली में दंगा करते हैं, उनको वोट के लिए केजरीवाल जी ने बसाने का काम किया है। दिल्ली के अंदर 20 लाख रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, जो आतंकी हैं, जो दिल्ली में दंगा करते हैं, उनको वोट के लिए केजरीवाल जी ने बसाने का काम किया है। लाल किले पे जाकर के तिरंगे का अपमान किया, और वहाँ जो बहन बेटियों के साथ जो हमारी पुलिस में बेटियाँ थी, जो भाई थे, उनके साथ क्या हुआ तो पूरा देश नहीं देखता क्या कि हम लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं माननीय योगी जी की लीडरशिप में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है। समाज सेवा जिसकी प्रमुख भावना होती है, जिसके आधार पर जनता उसे अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चयनित करती है या चुनती है। आज हमारे साथ इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर जी। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करके इनकी राय जानेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं लोनी विधानसभा में जिसको लेकर लगातार वो चर्चा में रहते हैं। सर, सबसे पहले आपका एनबीसी हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। सर, जानना चाहेंगे कि लगातार 2 बार जो है जनता को आपने अपना जनता को आपसे भरोसा मिला, जनता ने आपको जनप्रतिनिधि चुना, तो किस तरह से सर आपको लोगों का स्नेह मिलता है, किस तरह से लोगों के बीच में आप लगातार बने रहते हैं? देखिए, मैं जनता को, जो भी लौनी के नागरिक हैं, उनको भगवान मान करके काम करता हूँ। और एक एक व्यक्ति के लिए सुबह से लेकर के 6 बजे से मेरे यहाँ लोग आने शुरू हो जाते हैं, और जब तक भी रात तक, चाहे किसी टाइम भी, कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोग 2-2, 3-3 बजे कोई घटना हुई तो जैसे ही सूचना ही हम लोग जाते हैं। तो जो जनता जनार्दन का जो नारा है, सही में जो जनता जनार्दन माने भगवान, भगवान को जनार्दन कहा गया है, तो लोकतंत्र में जनता भगवान है। उसी रूप में उनकी सेवा करता हूँ, और उसी का परिणाम है कि तमाम जितने गठबंधन थे, तमाम षड्यंत्र के बावजूद भी जनता ने पहले से 18,000 ज़्यादा वोट दिया, और दूसरी बार जनता का आशीर्वाद मिला। और पूरी तरह से हम लोग जिस लौनी में हम काम करते थे, लौनी में लोग आना नहीं चाहते थे। आप तो जानते हैं, क्राइम कैपिटल के रूप में लौनी मशहूर था। गैंगवार हुई जिसमें 250 के करीब मर्डर हुए। जिला गाजियाबाद जो मूवी है वो लौनी के गैंगवार के ऊपर बनी है। तो ये एक ऐसी स्थिति थी, ऐसी इमेज थी कि लोग नेगेटिव एरिया मानते थे, लौन नहीं मिलता था। लौनी का यूथ बहुत ज़्यादा परेशान था, लोग पलायन कर रहे थे। एक जो वर्ग विशेष जो है, उस समुदाय का जो वहाँ पूरा तांडव था, उसके कारण रोज़ गोहत्या, मर्डर, डकैती, अपहरण, बलात्कार लौनी के अंदर होते थे। गहरे गहरे गड्ढे थे। आप आश्चर्य करेंगे कि एक 12वीं का सरकारी स्कूल नहीं था। 16 लाख की आबादी लौनी की है। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी विधानसभा नहीं होगी कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा लौनी की रही है। 50 गज में 12-12-15 लोग रहते हैं। तो वहाँ चुनौती थी, कोई रास्ता नहीं था जाने का। गड्ढे थे 4-4 फुट के, और एक भी सड़क ऐसी नहीं थी, देहात की हो या कॉलोनियों की। उस चुनौती को मैंने भगवान महादेव के आशीर्वाद से जनता को भगवान मान के शुरू किया। आज लौनी के अंदर बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था शानदार हुई है, और लोगों को एक भरोसा जमा है। जनता के हितों का अगर मुद्दा हो तो बात आती है, अगर जनता के हितों की, तो नंद किशोर गुर्जर कभी समझौता नहीं करते हैं। ये चीज़ें हमने कई बार देखी हैं। और फिर चाहे अपने सरकार के
अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। तो किस तरह से सर लोगों के हितों के मुद्दों के लिए आप लगातार जो है अपनी आवाज़ बुलंद रखते हैं और इसको लेकर लगातार आप सुर्खियों में भी रहते हैं? देखिए, बात सुर्खियों की नहीं है, वो आप लोगों का अपना विजन है, लेकिन हमने बताया नहीं कि जिन लोगों ने हमको बनाया, जो लोग लाइन में लगे हमारे लिए, उन्होंने वोट मांगा, और लौनी जैसा क्षेत्र जो जहाँ इतना क्राइम रेट था कि लोग निकल नहीं सकते थे, और जिनके सामने हमारा चुनाव हुआ वो एक बहुत बड़े माफिया और जिनके नाम से लोग घरों से निकलना बंद कर देते थे, लगातार चुनाव जीतते रहे, उनको जनता के आशीर्वाद से अगर हराया, उन लोगों ने जो जिस तरह रिस्क लेकर के और मुझे चुना, तो उनके लिए जब मुझे उनकी बात ध्यान आती है, और उनके मजदूरी करने के लिए लोग, लौनी अपने आप में एक पूरा देश है, पूरे देश के लोग लौनी में, दिल्ली नज़दीक होने के कारण ज़मीन सस्ती थी तो वहाँ बसे, तो भूमाफिया ज़मीन छीन लेना, बलात्कार कर देना, ये सारी जो चुनौतियाँ थी, सारी जो दिक्कतें थी, मतलब एक ऐसी स्थिति रही। तो उनके कारण जो मैं नहीं आना चाहता राजनीति में, राजनीति से मेरा कोई मतलब भी नहीं था, मैं तो इंजीनियरिंग की थी, मैकेनिकल से टॉपर रहा और उसके बाद एक बड़ी कंपनी में जॉब लगा, लेकिन जब वहाँ के हालात मैंने देखे कि खुलेआम गाय काट दी जा रही है, तो जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने लोगों से बात की, ख़ासतौर से जो मेरे समाज के, गुर्जर समाज के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि इनसे लड़ेगा कौन, ये तो बहुत आतंक है, क्योंकि आतंकवादी पार्लियामेंट हमले के वहाँ पकड़े गए थे और पुलिस की कोई हैसियत नहीं होती थी, एसडीएम को बांध के पीटा गया, दरोगा का हाथ काट दिया गया, मतलब थाने से जो अपराधी थे उनको छुड़ा के ले जाते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो ऐसा तांडव था कि 12 साल की बच्ची को उठा के बलात्कार कर दिया, और सारे के सारे जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए हैं वहाँ, एक समुदाय विशेष के लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए, हम लड़े, उसके लिए जेल गए। तो तब हमने राजनीति में सोशल वर्क शुरू किया, हमने एक संगठन बनाया अजगर सेना, और अजगर सेना से हमने यूथ को जोड़ना शुरू किया। फिर हमें लगा कि यूथ को जोड़ा कैसे जाए, तो जो 27 साल से चुनाव बंद थे छात्र संघ के, तो हमने री एडमिशन लिया, उसके लिए वो 27 साल से बंद जो चुनाव थे उसके लिए आंदोलन शुरू किया। आंदोलन 9 महीने चला, 9 दिन तक पानी की बूंद ईमानदारी से नहीं की, कीटोन बन गए बॉडी में। उसके बाद एक घटना होती है बहुत बड़ी, थाने पर हमला होता है, उसमें हम भी घायल होते हैं, पुलिस के साथ भी मुठभेड़ होती है, और वहाँ गर्ल्स को हमने छुड़ाया। फिर मैंने मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो हम गिरफ्तार हुए, जेल गए, फिर छूटे, और उसके बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे लोगों ने, जो यूथ थे, सारे जो स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास ये सही बता रहे कि मेरे सामने एक से एक दिग्गज बड़े नेताओं के बेटे चुनाव में थे, और जिन्होंने तमाम दुनिया भर के होर्डिंग, पोस्टर और तमाम तरह का जो चलता है राजनीति में, मतलब 50 लाख खर्च किए, और हमारे घर वाले सख्त खिलाफ थे कि हम राजनीति बनाएं। तो उसमें फिर हमने 800 रुपये हमारे पास मात्र थे, तो हमने कहा चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स थे वो भी सब ऐसे ही थे, किसी के पास 50 रुपये जेब में, किसी के 100 रुपये होते थे। तो हमने वहाँ चुनाव लड़ा, और हमारे पास 1100 रुपये इकट्ठे हुए, और उसमें 1000 रुपये के उस टाइम पोस्टर छपते थे, 1000 पोस्टर छपवाए। हमको किसी ने टिकट नहीं दिया, किसी पार्टी ने। तो हम लोग इंडिपेंडेंट लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद जितना वोट सबको मिला, जितने भी वहाँ दल चुनाव लड़े, तो उन सब की जमानत जब्त हुई और हम चुनाव जीते। फिर हम लोग को लगा जिम्मेवारी और बढ़ी कि लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो फिर उस यूथ को हमने जोड़ा, और पूरे एनसीआर में काम किया। जितने भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ थी उन पर हम लोग लगातार काम करते रहे। अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने हमारे स्मारकों का विरोध किया, उनका हमने विरोध किया, उसमें जेल गए। ऐसा तमाम बार पब्लिक के हित के लिए मुकदमे भी लगे, जेल जाना पड़ा, और ये संघर्ष करते हुए हमें पता ही नहीं चला हम लोग कब विधायक हुए। तो 2009 में माननीय राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तो किन्हीं कारणों से हमारा, क्योंकि हम तो एक संगठन चलाते थे अजगर सेना, तो हम काम करते थे हिंदुत्व का, राष्ट्र का, तो माननीय राजनाथ जी की कॉल आई। तो अब इतने बड़े नेता, उनका फ़ोन आना, पहले तो हमें भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद माननीय संगठन मंत्री जी ने हमको कहा कि माननीय राजनाथ जी मिलना चाहते हैं। तो हमारे गुरुजी जो शंकराचार्य अब नहीं रहे, तो उनका हमें कॉल आया कि आप लोग जो है जो ये काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी है, और माननीय राजनाथ सिंह जी गोभक्त हैं, और गोरक्षा के लिए उन्होंने गोहत्याबंदी कानून लाए हैं, तो आप उनका सपोर्ट करिए, उनका विरोध मत करो। तो उसके बाद हमारी मुलाकात हुई, और हमने पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, हम बाला साहब ठाकरे जी से बहुत प्रभावित थे। तो इसलिए हमने कहा अपना संगठन, ऐसा संगठन बनाएंगे कि जो अन्याय, अत्याचार, कहीं भी भ्रष्टाचार है,
और जो जिस तरह से गाय कटने की घटनाएं हैं या हिंदू विरोधी जो लगातार देश के अंदर उस टाइम क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम इस तरह के जो बिल लगातार हिंदुओं के विरोध में काम जो चल रहा था, तो उससे हमारे मन में कहीं ना कहीं बहुत टीस थी और हमें तार वो टीम बहुत बड़ी हमारी एनसीआर में खड़ी भी हुई। लेकिन माननीय राजनाथ जी ने हमको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई और तमाम फिर हम युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम, भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष रहे, बागपत जिले के इंचार्ज रहे और पार्टी ने भरोसा किया और हमको 2017 में टिकट दिया गया। और जब टिकट दिया गया तो सब लोगों ने कहा कि भाई ये तो चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे, ये तो केवल आंदोलनकारी है। और जो माफिया थे उनका बयान आया कि जमानत जब्त होगी, डमी कैंडिडेट है। और ये भगवान महादेव और महामाई की कृपा से उनकी खुद की जमानत जब्त हुई, मतलब पहली बार जमानत जब्त हुई। और मुझको जनता ने इतना प्यार दिया कि एक तरफा जिताने का काम किया। इसी तरह दूसरी बार भी लगातार लौनी के अंदर हमने, क्योंकि मैं वकील भी हूँ, तो पूरे विजन के साथ लौनी का रोड मैप तैयार किया। सारे अधिकारियों की लगातार मैं आज भी बैठक करता हूँ। मैं 2 रात स्वयं घूमता हूँ, 2 नाइट में पूरी रात घूमता हूँ कि अधिकारी पुलिस के लोग कोई नशा करके सो तो नहीं रहे हैं, कोई क्रिमिनल्स जो है लोगों को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम चौकीदार नहीं मानते, हम माननीय मोदी, माननीय योगी जी और माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी के अनुयायी हैं। तो जो वो दिन रात काम कर रहे हैं, तो हम लोगों में, क्योंकि लौनी की सिचुएशन अलग थी, तो अपराधियों में भय हुआ, पुलिस भी काम करने लगी। और आज अच्छी बात यह है कि जिस लौनी में 6 मर्डर एक दिन में व्यापारियों के हुए थे, उस लौनी में आज पिन ड्रॉप साइलेंट है। बहन बेटियां रात को निकलती हैं और डेवलपमेंट के क्षेत्र में तो 6000 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ है। मतलब इतना काम शायद किसी विधानसभा में हुआ हो। तो उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी का आभारी हूँ कि 2 इंटरमीडिएट कॉलेज, ITI, डिग्री कॉलेज, बेटियों के लिए कुछ नहीं था, एक हॉस्पिटल नहीं था, एक CHC PSC हॉस्पिटल 50 बेड का, इसके अलावा 2 नए थाने बने और तमाम चीज़ें, मेट्रो आई, मेट्रो के अलावा हाईवे भी बन रहा है हमारे यहाँ, तमाम अंदर की सड़कें, सीवर के लिए बनते ही इस बार 2022 में भी 70 करोड़ रुपए नगर विकास विभाग के माननीय AK शर्मा जी के द्वारा, तब तक शपथ लेने के कुछ दिन बाद ही, मतलब वो हमारे फंड से अलग की बात है, 70 करोड़ रुपए जल निकासी के लिए दिया गया। तो लौनी का एक नक्शा बदला है और लोगों के अंदर ये भरोसा था कि जिस लौनी में क्राइम था, रोज़ दंगे होते थे, वहाँ एक पूरी तरह शांति है। और CAA पे दुनिया में दंगा हुआ। जिस लौनी में अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या लगभग आबादी 6 लाख है, हिंदू और मुस्लिम लगभग बराबर है, वहाँ एक पत्थर नहीं फेंका गया। तो उसके कारण लौनी की जनता को भरोसा था और उन्होंने वोट डाला। 18,000 वोट ज़्यादा मिला। मेरी पार्टी के लोग, कुछ अपने जानकारी होगी, मेरे खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े, पूरा हिंदू मतों का बंटवारा करने के लिए तमाम अलग अलग जातियों के लोगों को लड़ाया गया। लेकिन जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और देवाधिदेव महादेव की कृपा से उन सबका वही हाल हुआ दोबारा, और जिम्मेवारी बढ़ी है। इसलिए मैं पूरी मेहनत के साथ दिन रात काम कर रहा हूँ। 17 से अगर 22 की बात की जाए तो उन 5 सालों में आपने विकास के तमाम कामकाज किए होंगे, जिसके आधार पर जनता ने फिर से आपको अपना जनप्रतिनिधि चुना। 2022 में जब आपको जनता ने पुनः भरोसे पर लिया है, तो अब इन 5 सालों में सर कौन से ऐसे कामकाज होंगे जिनको आप प्रायोरिटी पर लेकर चलना चाहेंगे, जिन्हें आप सबसे पहले पूरा करना चाहेंगे? देखिए, जिस लौनी में लोग आना नहीं चाहते थे, डेवलपमेंट के नाम पे जीरो था, एक भी सड़क देहात से लेकर नगर की स्थिति खराब थी, चारों तरफ जलभराव था। बड़ी बात ये रही, इस बार जब एयरपोर्ट भी डूब गया तो लौनी में जलभराव नहीं हुआ। ये विकास का जो एक मॉडल था हमारा, ये उसकी उपलब्धि थी। बड़े नाले हमने बनवाए थे। अब जो काम, जैसे डिग्री कॉलेज चल रहा है बेटियों का, उसका काम तेज़ी से उसको पूरा करना है, हॉस्पिटल को चालू कराना है, ITI हमने चालू करा दिए, इंटरमीडिएट को उनको चालू कराना है। ये काम जो कंप्लीट हो गए और जो काम हमारे चले हुए हैं, जल निकासी का जो अभी भी काफ़ी काम बचा हुआ है, उसको पूरा करने के बाद ये जो हाईवे जो देहरादून का जो बना है, इससे लौनी का मैं समझता हूँ कि एक विकास तो होगा, एक नक्शा बदल जाएगा। एक और रोड के लिए भी मैं कल VC साहब से मिला हूँ और उनसे कहा है कि लौनी की लाइफलाइन होगा, जो मंडौला से लेकर दोहाई से और जो ईस्टर्न पेलीफेयर जो EP है हमारा, उसको कनेक्ट कराएंगे। माननीय गडकरी और माननीय जनरल VK सिंह जी से मिल करके उसको कराने के बाद लौनी मैं समझता हूँ कि एक बड़ा हब होगा शॉपिंग का भी, और ट्रॉनी का सिटी, जहाँ लोग आना नहीं चाहते थे क्राइम के कारण, उगाही के कारण अपराधियों की। आज ट्रॉनी का सिटी में जब मैं विधायक बना था तो 10-12 हज़ार रुपये गज के रेट थे, आज 1 लाख रुपये मीटर को भी ज़मीन नहीं है। तो ये जो भरोसा माननीय योगी जी की सरकार में, जो कानून व्यवस्था का जो भरोसा हुआ है और जो विकास के क्षेत्र में लगातार उद्योगपतियों को सुविधा दी गई है, तो उसका एक बदलाव है। आज लौनी के अंदर अच्छे स्कूल आए हैं, पब्लिक स्कूल बहुत शानदार आए हैं, जहाँ कोई DPS जैसे स्कूल भी खुले हैं,
सेंट थॉमस और तमाम तरह के स्कूल हमारे यहाँ शुरू हुए हैं। अभी कल भी मैंने एक मॉल का उद्घाटन किया है जहाँ शॉपिंग के लिए सारी फैसिलिटीज़ होंगी, जहाँ लॉनी में बैठने के लिए चाय पीने की कोई जगह नहीं थी, केवल मार धूल उड़ती थी, गहरे गड्ढे थे। आज वहाँ लोग एकदम दिल्ली के जो बिल्कुल सीमा 0 किलोमीटर पे था, सटा हुआ था, आज उस लॉनी के अंदर एक माहौल बदला है। 2022 में सर जब चुनाव बेहद नज़दीक था तो उस बीच आपने भी तमाम जगहों पर देखा होगा, सुना होगा कि तमाम जो है सरकारी कार्यालयों के दीवालों के कलर बदल गए थे। यानी पूरी तरह से लोगों को भरोसा हो गया था कि समाजवादी पार्टी जो है सत्ता में आ रही है, उस हिसाब से सब सारी चीज़ें हो रही थी। तो क्या कुछ चीज़ें उस समय थी कि एक प्रकार से अधिकारियों में उस तरह का माहौल बन गया था कि समाजवादी पार्टी को लेकर सब सारी चीज़ें उस हिसाब से हो रही थी और बाद में फिर से आप लोगों को प्रचंड जनादेश मिला? देखिए, जो बेईमान अधिकारी हैं, आज लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी समस्या क्या हुई है कि जो संघर्ष के जो छात्र राजनीति से जो स्टूडेंट लीडरशिप से लीडर निकलते थे, वो लोगों के दुख दर्द को समझते थे। किसानों के परिवार से निकल करके जो स्टूडेंट्स आते थे या जो व्यापारियों के यहाँ भी जो व्यापार करते हुए हर अलग अलग फील्ड के जो नौजवान आते थे, उनकी कहीं ना कहीं राजनीति में कमी आई है। तो जो अधिकारी हैं उनके ऊपर जो राजनीति एक अंकुश है, और नहीं तो ये सरकारी मशीनरी है कि जो हाथी होता है ना बिगड़ैल, वो उसकी तरह है। अगर अंकुश ढीला पड़ जाएगा तो ये रोंदना शुरू कर देगी जनता को। इन अधिकारियों को, जो बेईमान अधिकारी थे, जो अधिकारी ईमानदारी से काम करता है, कोई भी अधिकारी हो, उसको ना किसी सरकार का डर होता है, वो जनहित में काम करता है, जनता के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है। लेकिन जो अधिकारी जो बेईमान है, और मैं एक बहुत ख़राब शब्द कहूँगा जिसके कारण हमारी बात को लोग ख़राब समझते हैं, जो डकैत हैं, घोषित डकैत है, जो डकैती जबरन डालते हैं लोगों के घर में। अगर कोई काम कर रहा है तो उनसे सुविधा शुल्क चाहिए, एक फाइल करेंगे उसके लिए पैसे चाहिए। इस तरह की जो मनसा थी, जो सपा बसपा के टाइम की और कांग्रेस के टाइम के भर्ती थे, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे थे, जिनका दूसरा कोई लक्ष्य नहीं था, जिनके लिए जनहित कोई मतलब नहीं था, प्रदेश और देश के विकास से मतलब नहीं था, वैसे ऐसे अधिकारी आज भी कहीं ना कहीं जमे हुए हैं। वही अधिकारियों ने, क्योंकि वो मौसमी है ना, उन्हें वो मौसमी वैज्ञानिक अपने आप को कहते हैं, तो जैसे ही मौसम लगा उन्हें कि कहीं समाजवादी पार्टी तो नहीं आ जाएगी, तो ऐसा किया। तो माननीय योगी जी ने फिर उनको ठीक करने का काम भी तो किया ना। अब वो सारे कलर बदलते हुए घूमे फिर, तो ये सब अधिकारियों को नहीं करना चाहिए। सर, आप देखते हैं कि अधिकारियों का ये रवैया जनप्रतिनिधियों के प्रति जो कुछ रहा। देखिए, मैंने बताया ना कि जो हमारे माननीय मंत्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो हमारी विचारधारा के बहुत प्रबल समर्थक हैं, ईमानदार हैं माननीय हमारे मंत्री। और उनको जब लगा कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, तो उनको इग्नोर करने की कोशिश अधिकारियों के द्वारा की गई। वही सपा बसपा की मानसिकता के अधिकारी, मैंने कहा ना कि वो धीरे धीरे वो ठीक तो हुए हैं, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह सफाया उनका नहीं हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सख्ती के साथ ऐसे अधिकारियों को देख भी रहे हैं, और उन्होंने कहा भी है कि अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, अब सीधा टर्मिनेट होगा। तो ऐसे अधिकारी कहीं ना कहीं जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो विचारधारा के साथ जो देश के लिए और जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार जब उनकी मंशाएं पूरी नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं मंत्रियों को। और उस कारण से ऐसा जो माननीय मंत्री जी ने निर्णय लिया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और वो बाद में खैर जो चीज़ें सब सॉर्ट आउट भी हुई, तो ये सब चीज़ें तो धीरे धीरे आएंगी। लेकिन जिस तरह सुधार हुआ है, लगभग 80% सुधार जो हुआ है, उसके कारण आज प्रदेश में एक अलग ही माहौल बदला है। पूरे कहीं भी आप जाओ, आप उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हैं तो माननीय योगी जी का जो इमेज है कि वहाँ उत्तर प्रदेश में अब रामराज है, वहाँ कानून व्यवस्था बहुत शानदार है और निवेश का मौका है। आज पर्यटन से लेकर के हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे है। तो उसका यही है कि यहाँ जो सुरक्षा की जो दृष्टि से जो हालात ख़राब थे, वो हालात सुधरे हैं और सबको ये भरोसा हुआ है। मैं कई बार हम लोग बाहर जाते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब वगैरह, तो लोग वहाँ कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में पहले डर लगता था जाते हुए, आज वहाँ रात के 2 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, कोई निकल के जा रहा है, कोई घटना नहीं होती। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा संभावना बढ़ी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश होगा। गुजरात चुनाव परिणाम की अगर सर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को और प्रचंड जनादेश मिला, साथ ही साथ में कांग्रेस का जनाधार कम हुआ, आम आदमी पार्टी की भी कुछ सीटें निकल कर सामने आई। इसी क्रम में दिल्ली एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 15 साल से वहाँ पर काबिज थी, लेकिन इस बार लोगों का भरोसा उस हिसाब से नहीं मिल पाया। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस जो है वापसी करती है। तीनों रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो इन तीनों रिजल्ट्स के आधार पर आप
लोकसभा चुनाव की तैयारियों को किस तरह से देखना चाहेंगे, किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता, सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से जनता आज भी उनको एकदम ये मानती है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए जो एक आशा की किरण है, जिस देश के अंदर रोज़ लाखों करोड़ के घोटाले होते थे, आज जनहित में रोज़ कोई ना कोई योजना का उद्घाटन होता है और वो योजनाएं धरातल पे आती हैं, चाहे वो किसान के लिए, व्यापारी के लिए हो, मजदूर के लिए हो, गरीब के मकान बनाने से लेकर राशन कार्ड, सोयल हेल्थ कार्ड से लेकर के जितनी भी आयुष्मान योजना, जो 5 लाख का हमारा बीमा है गरीब आदमी के लिए, जो सोच नहीं सकता था, इतनी योजनाएं सरकार की आई हैं कि प्रतिदिन हमारे यहाँ लाखों करोड़ के जो कार्य सड़क पर चल रहे हैं, जो हाईवेज बन रहे हैं, जो बिजली 24 घंटे आ रही है, जहाँ विद्युत आती नहीं थी वहाँ आज बिजली घर घर में, दूर दराज के गाँवों में जिन्होंने कभी देखा ही नहीं था वहाँ विद्युत गई है। तो जनता उनको चाहती है। गुजरात में क्योंकि जो मॉडल है मैंने मोदी जी का, जनता उसको देखा है, वहाँ विकास हुआ है। दिल्ली के अंदर स्थिति दूसरी है। दिल्ली में क्या है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने इस पे मैंने कहा भी है, पिछले दिनों भी कहा, उसमें कई बार लोग कहते हैं कि हमने विवादित बोल, लेकिन हम जो सही बात है उस पर चोट करते हैं कि हम ग्राउंड पर रहते हैं। दिल्ली के अंदर 20 लाख रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, जो आतंकी हैं, जो दिल्ली में दंगा करते हैं, उनको वोट के लिए केजरीवाल जी ने बसाने का काम किया है। उनके कुछ लोग, जब दिल्ली में जगह नहीं बची तो लौनी के बॉर्डर पर बसाया गया, जिनके पास वोटर कार्ड दिल्ली का था, राशन कार्ड दिल्ली का था, लेकिन उनकी झुग्गियाँ डली हुई थी लौनी में। अब वहाँ से हमने हटाया तो वहाँ से पलायन करके साहिबाबाद या कहीं फरीदाबाद गए होंगे, लेकिन वोट दिल्ली में डालते हैं। तो जो वहाँ का जो डेमोग्राफी जो चेंज हुई है उसको, और दूसरी बात, वहाँ पहले से ही एक जो वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है, ऐसे वर्ग की संख्या के कारण वहाँ थोड़ा, हालांकि हमारा वोट का परसेंटेज पहले से ज़्यादा बढ़ा है, हिमाचल में भी हमारा वोटों परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन क्योंकि चुनाव कांग्रेस समाप्त हो चुकी है दिल्ली में, तो चुनाव जिस तरह से जो इस तरह के वोट हैं, जो राष्ट्र विरोधी वोट हैं, ख़ासतौर से रोहिंग्या और बांग्लादेश का वोट है, वो उसके साथ जुड़ने के कारण कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी कमी रही है, चूक रही है, उस पर पार्टी काम करेगी और निश्चित तौर पे दोबारा दिल्ली में भी और हिमाचल में भी सारी की सारी सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की होंगी। सर, एक चीज़ और, बीते दिनों किसान आंदोलन हुआ था, राकेश टिकैत उसमें विलाप कर रहे थे, रो रहे थे और लगातार जो है बीजेपी विधायकों का नाम ले रहे थे कि बीजेपी विधायकों द्वारा परेशानी की जा रही है और सब सारी चीज़ें हो रही हैं। किस तरह सर आप देखते हैं? नहीं, वो तो मेरा ही नाम लिया था, किसी और का थोड़ी लिया था नाम। मैं बीजेपी विधायकों का थोड़ी नाम लिया था, मेरा नाम लिया था। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, टिकैत जी जैसे लोग इस देश के लिए बहुत घातक हैं। ऐसे लोग, जो मैं उस आंदोलन का दूर दराज तक भी नहीं था, एक पत्रकार को चोट लगी थी, राजीव मिश्रा को, मैं उनके पास था और उस आंदोलन से लगभग, वो जहाँ मैं था वो 30 किलोमीटर पड़ता है। डीएम गाजियाबाद का फ़ोन आया कि आप गाजीपुर बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने कहा बताओ, आ जाऊँगा। बोला नहीं नहीं, वो उनको सुनवाया। उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति ने झूठ बोला, तो ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर किसानों की बागडोर थी, इस तरह का वहाँ लोगों के बीच में ड्रामा करके और लोगों की भावनाओं को भड़का करके जातीय दंगा करने की साजिश करता है। लाल किले पे जाकर के तिरंगे का अपमान किया और वहाँ जो बहन बेटियों के साथ, जो हमारी पुलिस में बेटियाँ थी, जो भाई थे, उनके साथ क्या हुआ तो पूरा देश नहीं देखता क्या? तो जो व्यक्ति एक झूठ बोल करके इस तरह से भावनाओं को भड़काया, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैंने तो कहा था उनको कि अगर कोई प्रमाणित कर दे कि मैं वहाँ 20 किलोमीटर में भी गया हूँ, तो ये टिकैत जैसे लोगों का कोई भविष्य नहीं है। कई बार क्षणिक ऐसे लोग लोगों की भावनाओं को भड़का करके फ़ायदा ले लेते हैं। आज सब लोग जान चुके हैं, तो उन लोगों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और कितना भरोसा है इस बार जो है निकाय में, किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, नगर निगमों में तो भारतीय जनता पार्टी का लगभग एक तरफा ही था, एक निगम छोड़ने के बाद बाकी सब जगह भाजपा थी। और जो नगर पालिका उनमें मोस्टली थी, जो नगर पंचायती थी, तो उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग मुकाबले में थे। बाकी वहाँ बहुत बड़ी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे सभासद का चुनाव हो, प्रधान का चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो, सारे चुनावों को उतनी ही महत्व के साथ लड़ती है, उतनी ताकत के साथ लड़ती है जितना कि चुनाव हम लोकसभा का लड़ते हैं या राज्यसभा का लड़ते हैं। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि हम लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं माननीय योगी जी की लीडरशिप में, और नगर निगम, नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष बन के आएंगे। एनबीसी हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए आपका सर बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ लोनी से विधायक, 2 बार के विधायक रहे हैं। 2017 में भी जनादेश मिला, 2022 में भी जनादेश मिला, नंद किशोर गुर्जर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ
तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, जो अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।